अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एसिड बेस इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज फोर्थ कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेट कर रहा है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस है। ठीक है, हम इसको डिटेल में अब स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। The protonic definition of acid and bases can be extended to the reactions in non-aqueous solvents containing hydrogen such as ammonia, hydrazine, hydrofluoric acid, sulfuric acid and acetic acid and HCN। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड आई एन लिखा हुआ है, इसको आप एच कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो प्रोटोनिक डेफिनेशन थी लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए ही वैलिड हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो यानी प्रोटॉन प्रेजेंट हो उसके लिए भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस डेफिनेशन हाउएवर कैन नॉट अप्लाई टू नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, कि जिनमें प्रोटॉन नहीं है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन है तो उनके लिए ये वैलिड है, चाहे वो एक्वस हो चाहे वो नॉन एक्वस हो। ठीक है, एसिड बेस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व इन सिस्टम वेयर अ प्रोटॉन प्ले नो पार्ट इन द रिएक्शन एट ऑल, कि जहाँ पे प्रोटॉन नहीं है वहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शंस हो रहे हैं। इट वुड देयरफॉर be desirable to have a definition of acid and bases which is applicable to protonic and non-protonic acids solvents। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हमारे पास जो नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होते, उनके अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए या ऐसी एसिड बेस की डेफिनेशन होनी चाहिए जो दोनों केसेस में एप्लीकेबल हो, यानी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो और नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो। In an attempt to have more general definition of acid base applicable to protonic and non-protonic solvents, several definitions have been proposed. One of these is due to Cody and Elsie in 1928। इन्होंने यहाँ पे definition दी। They proposed that substances which increase concentration of cation characteristics of the solvent or acid, के acid वो substances हैं जो cation characteristics of solvent जो है वो increase करते हैं, whereas substances which increase the concentration of anion characteristics of the solvent or bases, कि जो anionic characteristics को increase कर रहे हैं solvent के वो bases हैं, और जो हमारे पास जो है केटाइनिक करेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है एसिड है। दस इन वाटर सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड प्रोटॉन और एसिडिक। ठीक है, वाटर के अंदर जो है अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है यानी प्रोटॉनिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा एसिड होगा, और दोज प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्सिल आयन आर बेसिस, के जो दूसरे है जो नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बेसिस हो जाएंगे। सिमिलरली इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम साल्ट्स आर एसिड, कि अगर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कोई और है जैसे लिक्विड अमोनिया है, तो उसके अंदर जो अमोनियम साल्ट्स क्या होंगे एसिड होंगे, बिकॉज दे प्रोवाइड अमोनियम आयंस, पॉजिटिव कैरेक्टर्स दे रहे हैं। ठीक है, एंड अमाइड आर बेसिस, कि अमोनियम आयन क्या है पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो वो क्या होगा एसिड होगा, और अमाइड जो होते हैं नेगेटिव आयनों के साथ होते हैं तो वो क्या होते हैं ये बेस होगा, बिकॉज दे प्रोवाइड अमाइड आयंस NH2 negative ion। The autoionization of some protonic and non-protonic solvent is shown, कि यहाँ पे autoionization उनकी shown की गई है। वाटर है तो सॉल्वेंट के भी वाटर है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है एसिड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और OH आयन जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर लेता है। इसी तरह अमोनिया है तो ये अमोनियम आयन एसिड के तौर पे आएगा और NH2 जो है वो बेस के तौर पे आएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड तो ये क्या बनाता है हमारे पास SO2 पॉजिटिव। ठीक है, और SO3 नेगेटिव।
तो जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे पास एसिड है, जो नेगेटिव आयन वाला होगा वो बेस होगा। इसी तरह डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, तो ये नाइट्रिक एसिड बना रहा है प्लस साइन के साथ और नाइट्रेट आयन बना रहा है नेगेटिव आयन के साथ। तो ये नेगेटिव आयन जो है हमारे पास बेस होगा और पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। Evidently, this concept of solvent system can be used to explain the acid-base reactions occurring in aqueous and non-aqueous solvent की aqueous में भी हो रहा है और non-aqueous के अंदर भी हो रहा है, दोनों में एक्सप्लेन कर रहा है। और चाहे वो प्रोटॉनिक है या फिर प्रोटॉन नहीं है उसके अंदर, नॉन प्रोटॉनिक है, ठीक है, दोनों में एक्सप्लेन कर रहा है। Though the solvent system definition of acid and base is useful, it has certain limitations. किसकी limitations क्या है? For instance, in a medium of low dielectric constant, यानी कि वो उसकी polarity कम है, वहाँ पे dipole moment कम है, the existence of ion cannot be conceived के ions, ठीक है, वहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, तो फिर हम कैसे बता सकेंगे कि टाइनिक क्या है और यहाँ एनायनिक है। फर्दरमोर द कॉन्सेप्ट लेड टू मच एम्फेसिस ऑन आयनिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आयनिक मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस गिवन बाय solvent concept can be used for protonic as well as non-protonic solvents, ठीक है। प्रोटॉनिक की एग्जांपल दिए कि दोनों में, प्रोटॉनिक में भी हो सकते हैं और नॉन प्रोटॉनिक में भी हो सकता है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, अमोनिया है, HF है, एसिटिक एसिड है, HCN है, और नॉन प्रोटॉनिक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हमारे पास फॉस्जीन आ गया यानी COCl2, ब्रोमीन टाइफ्लोराइड, या हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड सॉल्वेंट है। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, कि एक्वस और नॉन एक्वस में भी प्रोटॉनिक और नॉन प्रोटॉनिक दोनों तरह के सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस is based on the nature of solvent cation and solvent anion obtained by ऑटोआयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट की जो है हमारे पास ऑटोआयनाइजेशन होगी तो वो पॉजिटिव आयन बना रहा है या नेगेटिव आयन बना रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, एसिड होगा, और नेगेटिव आयन क्या होगा, बेस होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड बेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। जिसका मतलब है जब सॉल्वेंट होगा तो फिर ये जो है रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जिसमें सॉल्वेंट नहीं होता, ये गैसेस फेज रिएक्शंस है, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं करेगा। दिस कंसेप्ट कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म की हमने आयनाइजेशन की बात की है कि वो पॉजिटिव आयन दे रहा है, कीटाइन दे रहा है या नेगेटिव आयन दे रहा है, लेकिन जहाँ पे नॉन आयनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज़ को। तो इसलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एसिड बेस का, जो है हमारे पास लक्स फ्लड concept of acid and bases. Lux in 1939 observed that acid-base reactions are also feasible in oxide system without the aid of protons. तो प्रोटॉन के बगैर अभी हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, on the basis of oxide. This concept was extended by Flood in 1947 and applied to non-protonic system which were not covered by Bronsted-Lowry concept, ठीक है। In term of Lux Flood definition of base, एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड आयन डोनर, कि बेस वो चीज़ होगी जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करे, ठीक है। एंड एसिड क्या होगा, एसिड क्या करेगा, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसकी सल्फर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कि ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं और जो बेसिस हैं वो ऑक्साइड आयन डोनेट करती हैं। सम एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म ऑफ लक्स फ्लड कांसेप्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज, कि हमारे पास क्या है कि बेस ने ऑक्साइड देना है और एसिड ने ऑक्साइड लेना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड अगर कंबाइन हो तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम सिलिकेट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेरियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, के बेरियम
अपना ऑक्साइड दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये तो जनरली एक कंपाउंड हमारे पास बना है, बेरियम कार्बोनेट बना है। इस तरह सोडियम ऑक्साइड प्लस फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, या इसको चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसकी वैलेंसी। तो ये सोडियम फास्फेट बन जाएगा। इसी तरह लेड ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये लेड सल्फेट बन जाएगा हमारे पास, कि बेस ने ऑक्साइड दिया और एसिड ने ऑक्साइड एक्सेप्ट किया। Substances may be classified as amphoteric in terms of this concept if they show a tendency both to take up and give up oxide ion। ठीक है, कि एम्फोटेरिक वो होते हैं कि जो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं, जो बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं। किसी कंडीशन पे वो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहे हैं और किसी कंडीशन के ऊपर वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जांपल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड 2 के साथ, ठीक है, और वैलेंसी वहाँ पे -2 आ गई। तो क्या किया जिंक ने, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है, तो ये एसिड है। लेकिन अगर जिंक ऑक्साइड के अंदर से एक ऑक्साइड आयन निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक +2 और ऑक्साइड आयन -2 निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जिंक से ऑक्साइड निकला, तो ये क्या हुआ, बेस। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये ऑक्साइड ऐड कर दिए जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड AlO2, ठीक है। अब इसने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, तो ये एसिड है, और नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, इसके अंदर से 3 जो है ऑक्साइड आयन निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, Al+3 बन जाएगा, और ऑक्साइड आयन सेपरेट हो जाएंगे। मीन इसके अंदर से ऑक्साइड आयन रिमूव हुए हैं, तो ये बेस है, इसने अपने ऑक्साइड आयन डोनेट कर दिया। This concept is particularly useful in explaining the reaction which take place at high temperature such as metallurgical operations। आपको पता है वहाँ पे ऑक्साइड्स के साथ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे ये यूज़फुल है कॉन्सेप्ट। एंड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक्स के अंदर इसी तरह के, यानी सिलिकेट्स वगैरह जो बन रहे होते हैं और ग्लास के अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे इन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शंस को इस तरह स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सानोविच concept of acid and bases। This is the most comprehensive concept of acid and base definition। This concept was proposed by Russian chemist Sanovich in 1939। According to this concept, an acid is any chemical species which react with base, give up cation और एक्सेप्ट एनाइन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट को इसने इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एसिड वो चीज़ है जो कि बेस के साथ रिएक्ट करती है, कैटाइन दे रही है, या फिर एनाइन को एक्सेप्ट करिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिए। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, बेस इज एनी केमिकल स्पीशी विच रिएक्ट विद एसिड, गिव अप एनाइन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कंबाइन विद कैटाइन। दिस डेफिनेशन इंक्लूड ऑल लेविस एसिड बेसिस, के इसके अंदर सारी लेविस एसिड बेसिस सारी आ जाती हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द रेडॉक्स रिएक्शंस which may consist of complete transfer of one or more electron, कि ये इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शंस के साथ साथ जो है हम जैसे पीछे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे थे, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन भी आ जाते हैं। और रिडॉक्स सेक्शन में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन होता है। सम एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म ऑफ यूसानोविच कॉन्सेप्ट आर, कि हमारे पास एसिड हम सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड इसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो ये हमारे पास सोडियम सल्फेट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम आयंस जो हैं क्या दे रही है, ऑक्साइड दे रही है, ठीक है। ऑक्साइड दे रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्साइड कहते हैं यहाँ, अब ये कहते हैं एनाइन दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस है। और दूसरी साइड पे हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड है कंबाइन विद ऑक्साइड आयन, ठीक है, यानी कि नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम एंड क्लोरीन की, तो NaCl बना रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, लूजिस इलेक्ट्रॉन
जब कुछ सब्सटेंस लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा, बेस, और क्लोरीन क्या एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या है, एसिड है। इसी तरह फेरस साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड, तो ये पोटाशियम फेरस साइनाइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि केस जो है अपना एनाइन रिलीज कर रही है तो वो बेस है, और जो है आयरन जो है उसके साथ कंबाइन हो रही है तो वो क्या है, एसिड है। ये इसको गलत यहाँ लिखा हुआ है, ये एसिड आएगा। इसी तरह हमारे पास अमोनिया और HCl की एग्जांपल है, तो बन रहा है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब क्या है, अगर हम HCl को देखें तो HCl क्या है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है जिसका मतलब है ये एसिड है, और अमोनियम क्या है, अमोनिया क्या है कि ये जो है कंबाइन करके अमोनियम आयन बना रहा है, तो ये H पॉजिटिव आयन ले रहा है तो ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। इसी तरह अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर अमोनियम आयन एक हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो आपको पता है ये रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है ये क्या है, एसिडिक है, और OH क्या है, कंबाइन हो रहा है विद ले रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस में आ जाएगा। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी स्पीशी जो है वो एसिड है और कौन सी स्पीशी हमारे पास बेस है। It is apparent that Usanovich concept is a synthesis of all previous acid-base theories, and in the process it has become too general, कि ये आप सिंपली कहते हैं कि ये उन सब की कम्बिनेशन है जो पिछली थ्योरी थी और उन सबको कंबाइन कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जनरल हो गया कि कोई भी चीज़ है हम उसको ऐसे एसिड बेस डिफाइन कर सकते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द सेवरल कांसेप्ट्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन रिवील दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक एन अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द बेस्ट। ठीक है, हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे को हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ को लिमिटेशन भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईच कॉन्सेप्ट हैज़ its own advantages and disadvantages, and the knowledge of all concepts is essential, कि हम इसीलिए सारे concept जो है स्टडी कर रहे हैं। अब इस concept की limitation क्या थी? The only point that has been raised against this definition is that it is an extremely general concept। ये क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जनरल concept है, so general that almost all chemical reaction are considered as acid based reaction in this concept। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी chemical reaction है वो सारे के सारे acid based reactions ही consider होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और तरह के भी reactions भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी कि कुछ ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही जनरल है। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस, के सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं और हार्ड एसिड क्या हो सकते हैं, इसी तरह सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं और हार्ड बेसिस क्या होती हैं। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट इज दैट इट डज नॉट सिस्टमेटिकली द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन टर्म ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, की आपने पीछे पढ़ा है कि लोबरी और ब्रॉन्स्टेड ने उनका सिस्टमेटिकली अरेंज किया था उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बेस पे, लेकिन लेविस के कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। Moreover, this concept does not explain the stability of complexes and reaction kinetics of different reaction taking place between the acid bases। कि यहाँ पे क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट जो है ये क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताता था और डिफरेंट तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अब आपको वो कम्प्लेक्स रिएक्शंस या कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है चिलेट्स, अगर आपके माइंड में है कि लिगेंड्स आते हैं वो मेटल के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ पे बॉन्डिंग होती है उनकी, ये थोड़ा सा उस लिहाज से आप अपने माइंड में रखें तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। Orland and Chad and Davis in 1958 divided metal ions into two classes। पहली क्लास क्या है, क्लास ए एक्सेप्टर एंड क्लास बी एक्सेप्टर्स। ठीक है, मेटल्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, मेटल आयन विच फॉर्म देयर मोर स्टेबल complexes with the ligand containing nitrogen, oxygen and fluorine as donor atom are term as class A। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास क्या है, वो मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन कर रही हैं, या नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, यानी पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर से, यानी
जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं या हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है अपने ग्रुप में उनकी, तो उनके साथ जो है अगर ये बॉन्डिंग बना रहे हैं या उनसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या उनके साथ कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं स्टेबल कम्प्लेक्सेस, तो वो होगा हमारे पास क्लास ए। ठीक है, क्लास ए या लेविस एसिड्स होंगे या उसको हम क्या कहते हैं क्लास ए एक्सेप्टर। एंड दोस which form their most stable complexes with ligand containing a heavier member of these families। और जो दूसरी क्लास है बी, बी वाले क्या है कि वो जो पहले एलिमेंट के अलावा जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर स्टेबल कम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि क्लास 2 आ जाती है, कि वो हमारे पास क्लास 2 आ जाते हैं। ठीक है, विद द लिगेंड containing a heavier member of these families as donor atom। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, लेड है, सल्फर है, ब्रोमीन है, ये लोअर एलिमेंट्स हैं, तो उनके साथ अगर बॉन्ड बनेगा तो ये क्लास बी आ जाएगी, क्लास बी एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब क्लास ए के अंदर को क्या क्या मेटल्स इंक्लूड हो सकती हैं। क्लास ए इंक्लूड्स अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल या लाइट ट्रांजिशन मेटल्स। आपको पता है जो ऊपर वाली मेटल्स हैं वो लाइटर हैं, और जैसे जैसे शेल इंक्रीज होता जाता है तो वो हैवियर होती जा रही है या साइज इनका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइटर ट्रांजिशन मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, यानी +2 +3 +4 में अगर कोई एग्जिस्ट करे। एंड दी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, क्लास ए के अंदर आ जाती हैं। देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल आर नॉट इजीली डिस्टॉर्टेड, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं आपको पता है उनका शेल बड़ा कम्पैक्ट सा है, तो उसको इजीली डिस्टॉर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है, उनके अंदर डी जनरेशन ज़्यादा होती है या डी लोकलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है। देयर आउटर इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल आर नॉट इजीली डिस्टॉर्टेड, द लिगेंड विच प्रेफर टू कंबाइन विद दीज आयंस आर प्लेस्ड इन क्लास ए आएगा यहाँ पे, यानी क्लास ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है जो लिगेंड अटैच हो रहे हैं वो भी क्लास ए वाले अटैच होंगे, क्लास बी वाले इसके साथ नहीं अटैच होंगे। द टेंडेंसी ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद क्लास ए मेटल आयंस इन द ऑर्डर। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर देखें तो एक ग्रुप के अंदर देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज़्यादा टेंडेंसी क्लास ए वाले की किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ। इसी तरह ऑक्सीजन वाले में देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम इसके साथ में से ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा। इसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम उसके अंदर से नाइट्रोजन के साथ है, यानी स्मॉलर एलिमेंट्स के साथ जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे उसके साथ जो है इन मेटल की क्लास ए के साथ जो है इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं क्लास 2। क्लास 2 क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। ठीक है, क्लास बी इंक्लूड्स आयंस ऑफ द हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स। पहले वाली क्या थी, लाइटर थी, अब क्या हैवियर ट्रांजिशन मेटल है, दोज एंड दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पहले वाले की क्या थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसकी क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कॉपर प्लस में है या सिल्वर प्लस में है या प्लैटिनम +1 और या +2 में है। द लिगेंड विच exhibit preference toward these metal ions are also belong to this category। ठीक है, the complexing ability of the ligand for the metal ions of class B is order। जो उसका पहले वाला ऑर्डर था उसका क्या होगा, अब उल्टा होगा। अब क्या है, जो लोअर एलिमेंट है, जो हैवियर एलिमेंट है, उनकी टेंडेंसी इनके साथ ज़्यादा है, जैसे आयोडीन की ज़्यादा है फ्लोरीन वाले केस के अंदर से। इसी तरह टेलोरियम या सिलेनियम की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसी तरह स्टेबियम की, और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन की कम है। ठीक है, कि जो लाइटर एलिमेंट्स है उसकी कम है, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा है। द डोनर एटम्स एंड आयंस। डोनर एटम हमारे पास क्या होते हैं, बेसिस हैं, लेविस बेसिस वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमने अभी एसिड को डिफाइन किया, इसी तरह हम अब बेसिस को डिफाइन कर लेते हैं। द डोनर एटम और आयंस वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकती हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली तो ये हमारे पास डोनेट करें हैं। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इफेक्टिव चार्ज, आयनिक साइज एंड पोलराइजेशन कंसिडरेशन के। हमने अगर लेविस बेस को या डोनर बेस को डिफाइन करना है तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बेस्ड अपॉन
The polarization consideration, R.G. Pearson in 1963 introduces the idea of hard and soft acid and bases. He divided the acceptors Lewis acid and donors Lewis bases as follow. ठीक है, कैसे कि सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस क्या होगा? इट इज वन इन विच द डोनर एटम आर हाईली पोलराइजेबल. ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट बेस वो है जिसमें जो डोनर एटम है उसको हाईली पोलराइजेबल हो सकता है. ठीक है, यानी कि उसकी पोलरेबिलिटी इनको हम चेंज कर सकते हैं. वो देखो, जो हार्ड चीज़ है उसको चेंज करना मुश्किल है, लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ है उसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है. इसी चीज़ को आप याद रखिएगा. हैज़ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उनकी हाई पोलराइजेबिलिटी है, उनकी पोलरिटी को हम चेंज कर सकते हैं. एंड इजीली ऑक्सीडाइज इज एसोसिएटेड विद दी एम्प्टी लो लाइंग ऑर्बिटल्स. के इनके अंदर लो एनर्जी के हमारे पास क्या एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. लेकिन हार्ड क्या होगा? हार्ड बेस क्या होगी? जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से सॉफ्ट वाले से उल्ट हैं, यानी कि इसके अंदर जो डोनर है वो क्या है? उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है. ठीक है, पहले वाले में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा थी, इसमें पोलराइजेबिलिटी कम है. पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. एंड is hard to oxidize and associated with the empty orbital of high energy. पिछले सॉफ्ट बेसिस के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं तो सही, लेकिन लो एनर्जी के हैं. इजीली उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल हों लेकिन हाई एनर्जी के हों तो वहाँ पे क्या है, ना तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या ना उसके अंदर से जा सकते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह डिफरेंस याद रख लीजिएगा इसके. इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट हार्ड एसिड है. इट इज डिफाइंड एज द वन इन विच the acceptor atom is of low positive charge. कि हमारे पास क्या है, जो सेप्टर है उसका लो पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज साइज है. अगर आप प्रोडक्ट टेबल में देखें तो लो पॉजिटिव चार्ज किनका होता है? अल्कली मेटल वाली साइड का. ठीक है, देखें लो पॉजिटिव चार्ज लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाली मेटल से. एंड हैव सेवरल आउटर इलेक्ट्रॉन विच कैन बी इजीली एक्साइटेड. ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिनको ऑक्साइड किया जा सकता है. अब दूसरी साइड पे क्या है? हार्ड एसिड. इट इज़ द वन विद द एक्सेप्टर एटम्स इज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, साइज इसका स्मॉल है, एंड डू नॉट हैज़ आउटर इलेक्ट्रॉन विच कैन बी इजीली एक्साइटेड. ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस आ गया. लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो है हमारे पास सॉफ्ट एसिड ने सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होता है और हार्ड एसिड ने हार्ड बेस के साथ कंबाइन होता है. दस द मेटल आयन ऑफ क्लास ए बिकम द हार्ड एसिड एंड द लिगेंड ऑफ द क्लास ए बिकम हार्ड बेसिस. ठीक है, on the other hand metal ion and ligand of class B become the soft acid and soft bases respectively. This classification is however not very rigid and there are border line cases. ठीक है, कि border line cases भी हो सकते हैं हमारे पास जिसमें दोनों तरह के प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट हो. अब हार्ड एसिड हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल वाली साइड पे, जिनका साइज जो है वो लार्जर है. और ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दी जा रही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा. एटलीस्ट कुछ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉमन एलिमेंट्स के बारे में. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अब हमारे पास क्या है? ये थी हार्ड एसिड. और दूसरे हमारे पास क्या? सॉफ्ट एसिड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट थी. ठीक है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड +1 वाले, मर्करी +1 +2. ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स आ गए. अब बॉर्डर लाइन पे एसिड्स हैं हमारे पास, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, स्टेबियम, सल्फर डाइऑक्साइड. अब इसी तरह हार्ड बेसिस हमारे पास क्या है? अमोनिया, RnH2, हाइड्रोजन, वाटर, OH नेगेटिव, O नेगेटिव आयन. ठीक है, एसीटेट आयन, कार्बोनेट, ये वाले. सॉफ्ट बेसिस क्या है? H नेगेटिव, R नेगेटिव, साइनाइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट आयंस.
ठीक है, और बॉर्डर लाइन पे हमारे पास ब्रोमाइड, नाइट्रेट्स वगैरह इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें से कुछ आप लोग देख लीजिएगा जो कॉमन है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पियर्स आर प्रिंसिपल और सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। This is also known as principle of soft and hard acid and bases. It states that hard acid prefer to combine with the hard bases and soft acid prefer to combine with the soft bases. ठीक है, कि हार्ड एसिड ने हार्ड बेस के साथ कंबाइन होना है और सॉफ्ट एसिड ने सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होना है। Thus, a complex AB is the most stable when both A and B are either hard or soft. ठीक है, कि एक चीज़ हार्ड है तो दूसरी चीज़ में भी हार्ड होगा तो उनका कम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। Pearson principle provide the basis for the approximate qualitative prediction of the relative stability of the complexes। ठीक है, कि एक हार्ड होगा तो दूसरा अगर सॉफ्ट हुआ तो वो उस कम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे कंपाउंड नहीं बनेगा। एंड इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि ये उसकी प्रोडिक्शन दे रहा है लेकिन वहाँ उसको उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉमन फीचर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स क्या है। फिर इसी तरह हम कॉमन फीचर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस भी देख लेंगे। द हार्ड एसिड कोऑर्डिनेट टू वेरियस डोनर मेनली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्जेस ऑफ ऑपोजिट आयंस। कि ये हमारे पास हार्ड एसिड वो हैं जो कि सिंपली आप कह दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस या आप आयनिक करैक्टर इसके अंदर ज़्यादा होगा जब अपोजिट आयन साइन जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। द हायर द चार्ज जितना ज़्यादा होगा एंड स्मॉलर द रेडियस ऑफ द एक्सेप्टर एंड ऑफ द डोनर एटम टू बी कोऑर्डिनेटेड द स्ट्रॉन्गर आर द कम्प्लेक्स फॉर्म। कि स्ट्रॉन्गर कम्प्लेक्स का उस टाइम बनेगा जब उनका साइज कम होगा और उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ द अनचार्ज लिगेंड सच एज सॉफ्ट बेसिस सच एज कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिफिन्स एंड aromatic हाइड्रोकार्बन इज प्रेफर विद द सॉफ्ट एसिड। कि हमारे पास क्या है, सॉफ्ट बेस ने सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करना है। द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड मच ऑन पोलराइजेबिलिटी, ये इसकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के कॉमन फीचर क्या है हमारे पास, हार्ड और सॉफ्ट कैरेक्टर of the base depend upon the polarizability of the donor species. More polarizable is the donor, the softer is the characteristic। ऊपर हमने देख लिया था कि जितनी भी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट बेस होगा। Beside a high polarizability, a ligand must possess empty orbital on suitable energy level to accommodate the electron from the acceptor। कि ये हमारे पास क्या है कि इनके अंदर क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए एम्प्टी, कि जितने एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे उतना ही लिगेंड जो है हमारे पास सॉफ्ट होगा। और उसके साथ साथ क्या है कि उस जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। द सॉफ्ट लिगेंड लाइक द हार्ड लिगेंड एंड टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, कि ये आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन या एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कि हम यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पीछे भी हमने बात की कि कम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है ये। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स आयंस can be rationalized in terms of hard and soft acid base principle. For example, silver iodide is stable but silver fluoride does not exist. रीज़न क्या है कि वही सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड वाले कॉन्सेप्ट। द रिवर्स इज ट्रू फॉर कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, मोर स्टेबल है देन कोबाल्ट हेक्सा आयोडाइड। टेबल show that सिल्वर पॉजिटिव आयन इज सॉफ्ट एसिड। ठीक है, और कोबाल्ट क्या है, हार्ड एसिड है।
अब उसके साथ फ्लोराइड इज अ हार्ड एंड आयोडाइड इज अ सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट बेस ने सॉफ्ट एसिड के साथ ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाया है। देयरफॉर सिल्वर कंबाइन विद द आयोडाइड soft acid and base had to form a stable silver iodide complex. Similarly, कोबाल्ट हमारे पास एसिड है और फ्लोरीन हमारा फ्लोराइड आयन जो है वो बेस है, दोनों ही हार्ड हैं। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो ये स्टेबल कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड आयन बना रहे हैं। ये 6 नहीं है, ये कोबाल्ट का ओ है स्मॉल, ठीक है। तो यानी हम स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कम्प्लेक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड, कि हम यहाँ से हेलोजन एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है और वीकर एसिड कौन सा है। With the help of this principle, we can explain the relative strength of acids in aqueous solution in the reactions। कि हमारे पास कोई भी हेलोजन एसिड है, HX लिखा है प्लस वाटर के साथ है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा और X नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब H क्या है हमारे पास, द हार्ड एसिड H कंबाइंड विद द हार्डेस्ट बेस, ये किसके साथ कंबाइन होगा, हार्डेस्ट बेस में अंदर क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, टू फॉर्म द लीस्ट डिसोसिएटेड और वीक एसिड। अब जब इसकी डिसोसिएशन ही नहीं होनी, वो उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है। दस द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड इन ऑर्डर, कि हमारे पास इनकी स्ट्रेंथ देखें क्या बनेगा, एच एफ की ग्रेटर है, उसके बाद एच आई की ग्रेटर है, एच बी आर की ग्रेट उससे लेस है और एच सी एल की उससे लेस है। हार्ड सॉल्वेंट टेंड टू डिजोल्व हार्ड सोल्यूट एंड सॉफ्ट सॉल्वेंट टेंड टू डिजोल्व सॉफ्ट सोल्यूट्स आएगा, यहाँ सॉल्वेंट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक पॉइजनिंग, इससे हमें जो है कैटालिटिक पॉइजनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। The soft and hard acid-base principle have been used to explain the poisoning of metal catalyst. Certain soft metals such as platinum and palladium act as catalyst in certain reaction के बहुत ज़्यादा reactions के अंदर ये utilize हो रही होती हैं। Bases containing phosphorus, arsenic, strontium, selenium in low oxidation state, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सॉफ्ट बेसिस बनाएगा, पॉइजन दीज मेटेलिक कैटलिस्ट, ठीक है। दस सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट आर पॉइजन बाय impurities of soft bases but remain unaffected by those of hard bases such as nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं सॉफ्ट जो है हमारे पास बेसिस से, लेकिन वो हार्ड बेसिस के साथ जो है वो इफेक्ट नहीं हो सकते। तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो गई है, उसका एक्शन ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। The soft hard acid base principle can be used to correlate the rates of certain chemical reaction. The speed of electrophilic and nucleophilic substitution reaction can be related to the hardness and softness of acid and basis center. कि ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास एसिड और बेस जो है वो कितने सॉफ्ट एंड हार्ड है। जैसे कि रिएक्शन है हमारे पास H पॉजिटिव का मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो मिथाइल मरकरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इलेक्शन क्या होगा, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव इसके साथ कंबाइन होगा और हमारे पास मिथाइल मरकरी जो है पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएगा। Should produce toward the right hand side since it involve the combination of hard acid एंड हार्ड बेस हमारे पास जो है कंबाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ऑन दी अदर हैंड द रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव और मिथाइल मरकरी और थायो जो है हमारे पास थायो कंपाउंड इसके साथ लगा हुआ है यानी SH लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि यहाँ पे H2S बनेगा, ठीक है, और मिथाइल मर्क्यूरी पॉजिटिव आयन सेपरेट हो रहा है, शुड प्रोसीड टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द साइड। अब ये लेफ्ट साइड पे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, एज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। यहाँ पे हमारे पास क्या, सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन शो कर रही है। इसी तरह हम सिम्बियोसिस को देख सकते हैं। George Jensen in 1968 has referred the tendency of soft ligand to combine with the center having soft ligand and vice versa as a symbiosis, कि अगर सॉफ्ट लिगेंड कंटेनिंग कोई कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच हो सकता है। He has thus explained that such compounds are systematically substituted and do not have mixed substituent, कि सिस्टमेटिकली इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, ये नहीं है कि रैंडम हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो। जैसे कि हमारे पास क्या ये BH3 है और F1 है, ठीक है, पहले वाला ये टर्म गलत है और इसको प्लस किया है हमारे पास BF3H नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव आयन और अगेन BF4 नेगेटिव आयन, एक BF4 है और एक BH4 नेगेटिव आयन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या, CH3F कंबाइन हो अगर हमारे पास CHF3 के साथ, तो ये बनेगा मीथेन एंड CF4। इसी तरह हमारे पास क्या, BF3 प्लस फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, तो ये क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव आयन। ये हमारे पास क्या है कि दोनों के अंदर जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, यानी जिसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं, वो प्रोसेस भी हो सकता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस में बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप। ये A+B रिएक्ट कर रहे हैं C+D से और ये बना रहे हैं AD+CB, तो यहाँ पे कितने हीट कंटेंट चेंज हुए उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। द सॉफ्ट एसिड A soft and hard acid-base principle is also useful to select a particular catalyst depending upon the nature of reaction. reactant हमारे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड और बेस हैं या हार्ड एसिड और हार्ड बेस हैं, उसकी बेस के ऊपर हम कैटलिस्ट को चॉइस कर सकते हैं। अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट की। ओके, द चीफ लिमिटेशन ऑफ द soft and hard acid-based concept is its general nature without any quantitative measurement, कि जनरल है और quantitative measurement नहीं बता रहा, सिर्फ qualitatively ये बता रहा है, ठीक है। Secondly, the arbitrariness permitted to break a compound to acid and base fragments in order to explain the observed phenomena is a convenience only when the reaction is known, कि हम उसको उसके पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम ये उसी टाइम कर सकते हैं जब हमें रिएक्शन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो। थर्ड, एज द हार्ड सॉफ्ट फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि उसमें एसिडिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये इंडिपेंडेंटली है कि हमारे पास सॉफ्ट एसिड कौन सा है, सॉफ्ट बेस कौन सा है। तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस विद जो है हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस वाला। अब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं एसिड की और बेसिस की, ठीक है, तो वो कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड Lowry concept, the strength of an acid or base is defined by its capacity to give H positive or OH negative ion in equimolar solution in water respectively, कि हमारे पास क्या था, Lowry Bronsted concept के थ्रू कि एसिड की स्ट्रेंथ वो
स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो H पॉजिटिव ज़्यादा देगा, या स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो H पॉजिटिव ज़्यादा देगा। इक्विमोलर यानी दोनों का अगर एक जैसा ही सोल्यूशन बनाया होगा। Thus, the relative strength of two acid or bases can be compared by comparing their H positive or OH negative ion concentration in their equimolar solution in water. तो अगर हमने दो या दो से ज़्यादा एसिड्स की स्ट्रेंथ निकालनी है तो उनका इक्विमोलर यानी एक जैसा सोल्यूशन बना के, एक जैसा सोल्यूशन की कंसनट्रेशन बना के फिर हमने देखना है कि कौन से वाला जो है कितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहा है या कितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो उसकी बेस पे उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल ली जाती है। Those acid and bases which ionize almost completely in solution are called strong acid and strong bases, कि वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी जितने भी उसके अंदर H पॉजिटिव आयन है या OH नेगेटिव आयन है वो हमारे पास वो अगर आयनाइज हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एंड वाइल दोज विच आर आयनाइज ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट इन दिस सॉल्यूशन आर टर्म एज वीक एसिड और वीक बेसिस आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, HClO4। एंड दोज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रामिथाइल, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द इक्विलिब्रियम इज शोन एज, के हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम, अगर हम देखें कि H कोई भी एसिड है, वाटर में उसकी डिसोसिएशन हो रही है तो क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन दे देगा और इसके साथ जो कंजुगेटेड बेस आएगी वो A नेगेटिव आ जाएगी। तो हमें पता है हमने प्रोडक्ट को ऊपर लिखना होता है और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं इक्विलिब्रियम जब भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गया, फॉर द अबव इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव लिख लें या हाइड्रोनियम आयन लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। और A नेगेटिव आयन, इसी तरह रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, HA कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन। हमें पता है वाटर जो है सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंट है और लार्ज क्वांटिटी में है तो इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, तो ये K के साथ आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे Ka, और बाकी टर्म हमारे पास ऐसे ही रह जाएगी कि हाइड्रोनियम आयन A negative ion divided by HA. The Ka is called acid dissociation constant, क्योंकि हमने acid की एग्जांपल ली थी। It represent the extent to which an acid is dissociated, कि जितना एसिड ज़्यादा डिसोसिएटेड होगा उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी जितने H पॉजिटिव आयन, आपको पता है कि न्यूमरेटर में जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, कि जितना Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने हमारे पास हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह हम वीक बेस के कर सकते हैं कि बेस उसका इक्विलिब्रियम निकालना चाहें तो बी है बेस, तो वो क्या करेगी, OH नेगेटिव देगी वाटर के अंदर, ठीक है, और BH पॉजिटिव खुद बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे हम KB से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू BH पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B, और वाटर जो है वो K के साथ कंबाइन होके KB दे दिया इसने। अब जितनी K B की वैल्यू ज़्यादा होगी हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस होंगे और उतना ही बेस हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट इज़ जनरली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस KB वैल्यू इन टर्म ऑफ देयर नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है। इसको हम KA और KB की बजाय उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग लेंगे तो फिर हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं PKA और PKB कहते हैं हम यहाँ पे, जब हम इनका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, ठीक है। PKA क्या है हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ KA, और PKB हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ KB आ जाएगा। अब नेगेटिव में टर्म आ रही है तो इसका मतलब है अगर Ka ज़्यादा है तो KB PKA जो है उसका कम होगा, ठीक है। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ PKA मीन्स दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग, सिमिलरली अ स्मॉल वैल्यू ऑफ PKB मीन बेस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि PKB और या PKA में नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो इसका इसलिए ये उसके उल्टा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज आल्सो रिलेटेड विद इट्स कंजुगेट बेस, की ये उसके बेस के साथ भी रिलेट करिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उससे जो कंजुगेट बेस बनती है वो वीक होती है। यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे जो कंजुगेट एसिड बन रहा होगा वो वीक होगा। इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स
conjugate base is weak. For example, HCl is a strong acid and it has to got a great density to lose the proton. और जबकि इसकी जो conjugate base बनेगी वो क्या chloride ion, वो क्या हमारे पास weak base है. It has a little tendency to accept the proton. Reverse is true for if the conjugate base is strong. क्योंकि base strong हो तो acid क्या होगा, weak होगा. एसिड बेसिस नीचे दिए हुए हैं, उनके के ए के बी वैल्यू दी हुई है, ठीक है. जिसका के ए के बी वेरी लार्ज होगा तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा. HCl HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड आप देख सकते हैं. इस ये क्या है, उनके के ए के बी की वैल्यू वेरी लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है. HF की वैल्यू क्या है, -10⁻⁴ में है, इसलिए ये वीक है, ठीक है. तो आपको ये वीक दिखाया गया. इसी तरह एस्टिक एसिड है, सल्फर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर है, तो ये वीक है हमारे पास. इसी तरह अगर हम बेसिस में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, हाई Kb की वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अगर यहाँ पे भी वैल्यू कम होती जाए तो वो वीक बेसिस आती जाएंगी. ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl HNO3 sulfuric acid are very close, have very close Ka values और pKa values. क्यों क्लोज हैं, ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो ये अपने H पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है. तो उनकी एक तो Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि H पॉजिटिव दे रहे हैं तो एक जितने ही H पॉजिटिव अगर दे रहे हैं तो ये इनकी जो है सबकी pK वैल्यू एक के दूसरे के करीब हो गई. दे अपीयर टू हैव अ नियरली और इक्वल स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन. इनकी स्ट्रेंथ एक्वा सोल्यूशन में तकरीबन एक जैसी है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट एंड वाटर इज नोन एज लेवलिंग सॉल्वेंट. कि ये हमारे पास लेवलिंग सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है. क्यों कि नाइट्रिक एसिड ने भी H पॉजिटिव देना है, HCl ने भी H पॉजिटिव देना है, सल्फ्यूरिक एसिड ने भी तकरीबन जो है उतने ही हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन दे देने हैं. तो वहाँ पे क्या है कि सबकी जो pKa की वैल्यू होगी वो तकरीबन करीब करीब होगी. सॉल्वेंट मिनरल एसिड however only partially ionized in glacial acetic acid and medium acid glacial acetic acid medium because acetic acids are poor proton acceptor rather than a better proton donor. कि ये हमारे पास अगर हम इसको वाटर के बजाय किसी और सॉल्वेंट में ले लें जैसे एसिटिक एसिड है तो वहाँ पे हमारे पास जो है उनकी आयनाइजेशन जो है वो कम होती है, ठीक है. एसिटिक एसिड इज देयरफॉर एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट टुवर्ड द मिनरल एसिड. कि अगर हमने फ़र्क देखना है कौन सा ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है कौन सा कम डिसोसिएट हो रहा है तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मिनरल एसिड इन एसिटिक एसिड क्या होगा कि जो हाइपोक्लोरिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर HBr आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, HCl आ गया और फिर सबसे वीक हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ जाता है. ये डिपेंड कर रहा है हम एसिटिक एसिड के अंदर ले रहे हैं. रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ HF HCl HBr एंड HI यानी हेलोजन एसिड जो है हमारे पास उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है. टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हेलोजन इट इज लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. हमने कंजुगेटेड बेस की पहले क्या करना है उसको देखना है कि उनकी रिलेटिव बेसिसिटी कैसे है. कि कंजुगेटेड बेसिस यहाँ पे जैसे HCl है तो उसकी बेस क्या है, क्लोराइड आयन है. इसी तरह बाकी क्या है, फ्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन एंड आयन आर conjugate bases of mineral acid, ठीक है. when we move from fluoride to iodide the volume available for electron increases from fluoride to iodine. कि वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जगह मिल रही है, साइज़ बड़ा हो गया तो उसके लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. दस इंक्रीज इन एन इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन के जिसकी जब साइज़ बड़ा हो गया डी लोकलाइजेशन ज़्यादा होगी. एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो गए, वो मूवमेंट उनकी इधर उधर हो गई. अब यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली द अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड बेसिसिटी डिक्रीजेस. इसीलिए यहाँ पे क्या है बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी यहाँ पे फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तक.
कि यहाँ पे क्या हमारे पास फ्लोराइड आयन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका कंजुगेट जो होगा, जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीक एसिड यानी वीकर एसिड होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, आयोडाइड आयन क्या है, वीक बेस है, तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो ये हैलोजेंस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे वीक जो है हमारे पास HF आ जाता है। इसी तरह सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ 6A ग्रुप जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जैसे HI का था तो ये टेलोरियम हाइड्राइड्स हैं, सेलेनियम हाइड्राइड, सल्फर H2S आ गया और वाटर आ गया। अब हम रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक ही एलिमेंट के साथ जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, तो वहाँ पे उनके अंदर क्या होगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। The acidic character of oxy acid having the same central atom in different oxidation number increases with the increase in oxidation number of the central atom। कि जितना हमारे पास सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी उतना ही हमारे पास क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 के अंदर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की इस HClO4 यानी क्लोरिक एसिड के अंदर ज़्यादा है, तो ये इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह H2SO3 है, H2SO4 है, तो इसमें H2SO4 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। इसी तरह HNO3 नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेट अस एक्सप्लेन द रिलेटिव ऑर्डर of acidity of oxy acid of chlorine. In order to do, let us find out the relative order of basicity of conjugated base। अब यहाँ पे हम इसकी पहले conjugated bases देख लेते हैं। पहले वाली क्या है, ClO -1, ठीक है, ClO2 नेगेटिव, ClO3 -1 और ClO4 -1। ठीक है, with the increase in the number of oxygen atom in the conjugate bases। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हो रहे हैं, हर एक के अंदर एक एक इंक्रीज हो रहा है। the delocalization of pi bond become more and more extended। तो यहाँ पे क्या होगा कि delocalization ज़्यादा होगी, this result in decrease in electron density। जहाँ पे delocalization ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और consequently the proton attraction and basicity also decrease। तो यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, अब सिंपली कह रहे हैं, तो वो प्रोटॉन को भी कम अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ इसको आप सिंपली कह लें कि वो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ClO4 के अंदर बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, ClO -1 के अंदर ज़्यादा है, ClO2 के अंदर कम है, फिर ClO3 और फिर Cl4 है। तो इसीलिए इसके जो कंजुगेटेड एसिड बनेंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे। It may now be inferred that ClO -1 is the strongest base and its conjugate acid is HClO is a weakest acid. Similarly, ClO4 negative is the weakest base और उसका जो conjugated acid बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, strongest होगा, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, HClO4 जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गर जो है वो बन रहा है एसिड। इसी तरह बेसिसिटी अगर देख ली जाए, हमारे पास अमोनिया, वाटर और HF की है। द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। कि जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा बेसिक है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, अमोनिया यानी नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। तो इसका मतलब है अमोनिया की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अमोनिया ज़्यादा बेसिक है, वाटर कम है और HF उससे भी कम है। और इसी तरह इसके नेगेटिव आयंस को भी अगर हम देखें तो अमाइड NH2 नेगेटिव आयन ये ज़्यादा बेसिक है, OH उससे कम, और फ्लोरीन जो है वो उससे कम है। ठीक है, तो इन दी सीरीज साइज डिफरेंसेस आर स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, कि साइज की बजाय हम जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देख सकते हैं। द ट्रेंड इज सेट बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोथ द स्मॉल साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फाउंड
इन NH2 यानी अमाइड आयन, किसका साइज भी कम है और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, विच इज़ अ पावरफुल बेस, इसीलिए ये हमारे पास पावरफुल बेस है यानी स्ट्रॉन्गर बेस है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द बेस स्ट्रेंथ ऑफ आयन इज द चार्ज ऑन आयन, कि चार्ज कितना है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। Thus the base strength of the monoatomic anion of the element of the second period decreases with the increase in electronegativity, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी बेस स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, एंड विद द डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन, कि अगर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा तो उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। तो अब N2 नेगेटिव आयन, ठीक है, इस है, और इसी तरह ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन है और फ्लोरीन है, तो क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलर साइज नाइट्रोजन है तो ये ज़्यादा बेसिक है। अगर उसके एनाइन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, साइज भी कम है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा बेसिक है। दूसरा अगर हम देखें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज तो सेम है लेकिन दूसरे फैक्टर हमारे पास जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या है हमारे पास सबसे लेस बेसिक है। तो इस बेस पे भी हम जो है इनको जो है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं एसिड और बेसिस की। ये तो था आज का लेक्चर और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना।